Hi students, today we are going to start with a very great topic I could say, because this is the topic where तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा कि कैसे हमारे सेल्स में, हमारे न्यूक्लियस में अलग अलग चेंजेस होते हैं जहाँ पर सेल डिवीजन होता है, या जिस सेल में डिवाइड होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, और कैसे हमारा एक सेल अपने आप दो सेल में कन्वर्ट होता है. ओके, सो हमने स्टार्ट किया था सेल डिवीजन. आई हैव टोल्ड यू सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस. ओके, सो माइटोसिस क्या है? इट इज इक्वेशनल डिवीजन. मियोसिस क्या होता है? इट इज रिडक्शनल डिवीजन. माइटोसिस में या मियोसिस में 4 स्टेप्स होते हैं सेल डिवाइड होने के. दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. पीमैट याद आया ना? करेक्ट. माइटोसिस जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन है, वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में होता है. हम आज सिर्फ इस वीडियो में मैं सिर्फ तुम्हें माइटोसिस के बारे में सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगी. हमने कहा था माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन वेयर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉपीड. माइटोसिस में 2 स्टेप्स होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप्स है. पीमैट दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिसको मैंने यहाँ पे पूरे डिटेल में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर एक स्टेप का डायग्राम और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने दिया है. तो ये है प्रोफेज एंड दिस इज द डायग्राम फॉर द प्रोफेज. दिस इज मेटाफेज, दिस इज द डायग्राम फॉर द मेटाफेज. दिस इज एनाफेज, दिस इज द डायग्राम फॉर द एनाफेज. दिस इज टीलो डायग्राम, साइटोकाइनेसिस एंड डायग्राम. ओके, now when you tend to when our body tend to do the cell division, पहले हम देखते हैं नॉर्मल सेल में क्या क्या होता है. ये नॉर्मल सेल है. ओके, सेल में ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस को बाहर से ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस. ओके, एंड इफ यू सी प्रॉपर्ली, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखेगा तुम लोग को, दैट इज न्यूक्लियोलस. अब ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, और प्रोटीन जब भी बनता है तो प्रोटीन बनने के लिए जो राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस बनाता है. ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में जो हमने देखा था कि लार्ज राइबोसोम, स्मॉलर राइबोसोम, तो ये राइबोसोम्स बनाता कौन है? न्यूक्लियोलस में से वो बनते हैं. ओके, सो न्यूक्लियोलस is one of the organelle you could say which is present inside the nucleus, जो राइबोसोम प्रोडक्शन में हेल्प करता है. सेल न्यूक्लियस के बाहर देखोगे तो एक आउटर कवर है which is called as न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. फिर ये देख रहे हो, दिस इज सेंट्रियोल्स. ओके, सेंट्रियोल्स किसके लिए होते हैं? 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे आर प्रोटीन्स, एक्चुअली प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं जो आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग मेटाफेज या एनाफेज में एंटर करेंगे तब. नाउ इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो. जैसे मैंने कहा था हमारा डीएनए बहुत लॉन्ग होता है, और उतने लॉन्ग डीएनए को एक छोटे से सेल में व्हाट यू कैन से टाइटली पैक्ड मैनर में रखना या कंबाइन करके उसके अंदर रहना इज वेरी मच डिफिकल्ट. इसीलिए ये जो लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए है ये कॉइल होता है, और कॉइल होने के बाद क्रोमोसोम के शेप एक्स शेप में आता है, एंड दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर वो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. बट जो भी क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में रहेंगे, वो बहुत ज्यादा कॉइल होते हैं, और कॉइल होने की वजह से वो थ्रेड जैसे दिखते हैं. ये ऑलमोस्ट ऐसे देखोगे इनविजिबल जैसे दिखेंगे, पूरी तरह से विजिबल नहीं होते हैं क्रोमोसोम्स, तो वो थ्रेड जैसे कहीं ना कहीं छोटे 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 थ्रेड जैसे दिखते हैं. जब भी सेल को सिग्नल मिलता है कि उसको डिवाइड होना है, तो सबसे पहले सेल न्यूक्लियस को डिवाइड करता है 4 पार्ट्स में, या 4 स्टेजेस में, बोलो पार्ट्स नहीं बोल सकते, 4 स्टेजेस. पहला स्टेज है प्रोफेज, सेकेंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टीलोफेज.
ओके। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द सेल डिविजन, जब भी सेल डिवाइड होने के फर्स्ट स्टेज मतलब प्रोफेज में जाएगा तब क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। किसका कंडेंसेशन? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ये कंडेंस हो जाएंगे, मतलब क्या, धीरे धीरे वाटर लूज करने लगेंगे और वो ओपन हो जाएंगे धीरे धीरे। ओके, तो ओपनिंग का प्रोसेस मतलब थ्रेड से वो क्रोमोसोम के शेप एक्स शेप में आने की कोशिश करेंगे। फिर इसी के साथ क्रोमैटिड्स जो रहेंगे, इफ you all have seen the earlier video, I've explained you what are chromatids। मैंने कहा था ये एक आर्म होता है, ओके, और ये एक आर्म होता है। तो ये दोनों आर्म्स को क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, करेक्ट। तो जब भी कंडेंसेशन होगा मतलब क्रोमोसोम खुलने लगेंगे, वो थ्रेड पूरा ओपन होने लगेगा, तो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखने लगेंगे, मतलब क्रोमोसोम अपना ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा। ओके, मतलब एक्स शेप में आने की। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, अब ये जो सेंट्रियोल्स है यहाँ पर ये डुप्लीकेट हो जाएंगे। ओके, मतलब सेम इसका कॉपी बनेगा एक, देख रहे हो ये दोनों, these are the two centrioles, so there will be centrioles duplicating। okay, so ये centrioles duplicate हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, धीरे धीरे क्या होगा? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना ये डिसअपियर होने की कोशिश करेगा। ओके, सो धीरे 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 द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी डिसअपियर्ड। ओके, सो डिसॉल्व होने लगेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसी के साथ न्यूक्लियोलस भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा? डिसॉल्व होने लगेगा। सो न्यूक्लियस विल आल्सो बी डिसॉल्व, न्यूक्लियोलस विल बी डिसॉल्व, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी धीरे 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 डिसॉल्व मतलब डिसअपियर होने की कोशिश करेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग को सेल डिवाइड करना है, सेल से भी पहले हम लोग को न्यूक्लियस डिवाइड करना है, बट न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स, तो हमें क्रोमोसोम्स पहले डिवाइड करने पड़ेंगे, इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे लूज हो जाएगा और ये पूरा स्पेस यहां से ओपन होगा। ठीक है, सो प्रोफेज में क्या क्या होने वाला है? जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होकर ओपन होने की कोशिश करेंगे और एक्चुअल क्रोमोसोम का शेप ले लेंगे, जहां पर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स विजिबल होंगे। नॉर्मली सेल में क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिड्स विजिबल नहीं होते, बट प्रोफेज में धीरे धीरे कंडेंसेशन के वजह से क्रोमैटिड्स क्या होंगे? अपीयर होने की कोशिश करेंगे। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो जाएंगे, एक ही सेंट्रियोल होता है बट वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस है वो धीरे धीरे डिसअपियर होगा। ओके, अब इसी के साथ द सेल विल मूव टू सेकेंड स्टेज, दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कहीं पर तुम लोग को न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन दिख रहा है? नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से जा चुका है। ओके, क्रोमोसोम्स आर विजिबल, अभी तुम लोगों को क्रोमोसोम्स नॉर्मली दिख रहे हैं ना, एकदम नॉर्मल फेज में एक्स शेप में दिख रहे हैं, सो क्रोमोसोम्स आर विजिबल। क्रोमोसोम्स विल बी पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन, सेल का ये इक्वेटोरियल प्लेन होता है, सो दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। तो सारे व्हाट यू कैन से क्रोमोसोम्स होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेन के साथ साथ। ओके, सो एक लाइन में आ जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड। अब देखो ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये दोनों भी सेंट्रियोल्स सेल के ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल अर्थ का होता है ना वैसे। सो दो ऑपोजिट पोल्स में चले जाएंगे और सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल होंगे। ठीक है, अब होगा क्या? जब भी क्रोमोसोम्स यहां पर इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल में आ जाएंगे तब एक स्पेशल प्रोटीन फाइबर तैयार होगा और ये जो स्पेशल फाइबर है इसे कहते हैं स्पिंडल फाइबर। ये प्रोटीन का बना हुआ फ्लेक्सिबल फाइबर होता है। ओके, इलास्टिक रबर कैसा होता है वैसा कुछ। तो सेंट्रियोल्स और ये जो सेंट्रोमियर है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये सेंट्रोमियर और ये जो सेंट्रियोल्स है, ये दोनों के बीच ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। ओके, सो सारे क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल के, तो बिटवीन सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल्स, ये दोनों के बीच में स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस इन मेटाफेज।
प्रोफेज में क्या हुआ, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो गए, जो ये अंदर थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स है वो नॉर्मल शेप में आ गए, एक्स मतलब क्रोमोसोम के शेप में आ गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया। मेटाफेज में क्या होगा, पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स में चले जाएंगे, क्रोमोसोम्स एक इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल हो जाएंगे और एक स्पेशल स्पिंडल फाइबर जो फ्लेक्सिबल होगा वो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोमियर को अटैच्ड वे में, मतलब दोनों को अटैच करेगा। अंडरस्टूड? नाउ द सेल विल मूव टू द थर्ड फेज, दैट इज एनाफेज। नाउ एनाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमैटिड्स है, ओके, ये एक क्रोमैटिड होता है, ये दूसरा क्रोमैटिड होता है, तो धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, क्रोमैटिड्स को खींचने की कोशिश करेंगे अपनी अपनी तरफ। ओके, सो ये इस तरफ के जो सेंट्रियोल्स है इस पोल की तरफ वो खींचेंगे और इस तरफ के सेंट्रियोल्स वो अपनी तरफ क्रोमोसोम्स को खींचेंगे। तो क्रोमोसोम्स जो ऐसे हैं, खींचने की वजह से वो पूरी तरह से क्या होने लगेंगे, सेपरेट होने लगेंगे। सो एनाफेज में क्रोमैटिड्स पूरी तरह से ऑपोजिट पोल्स के इधर पुल हो जाएंगे, मतलब खींच लिए जाएंगे। सेंट्रोमियर स्प्लिट द डॉटर क्रोमैटिड्स, ये जो बीच में जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम्स को क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा इनटू 2 क्रोमैटिड्स। अंडरस्टूड? जब ये स्प्लिट करते हैं तो उसे कहते हैं डॉटर क्रोमैटिड, क्योंकि अभी तक ये पेरेंट क्रोमैटिड था ना, अब वो धीरे धीरे स्प्लिट होने लगा 2 पार्ट्स में, सो इट इज कॉल्ड एज डॉटर क्रोमैटिड। देन आफ्टर स्प्लिटिंग द सेल विल मूव टू द लास्ट फेज, दैट इज टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा, यहां पर देखो थोड़ा कुछ अलग डायग्राम है इससे। व्हाई इट इज लाइक दैट, बिकॉज यहां पर जितना भी स्पिंडल फाइबर था वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार होगा अपना अपना, दोनों पोल्स की तरफ सारे क्रोमैटिड चले गए हैं, तो इस क्रोमैटिड को अपना अपना क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां पर भी अपना अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगा, ये इसका सेंट्रियोल हो जाएगा, ये इसका सेंट्रियोल हो जाएगा, सो सेंट्रियोल्स विल आल्सो बी सेपरेटेड। देन इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस बनेगा, इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोलस बनेगा, और जितने भी इसके अंदर क्रोमैटिड सेपरेट हुए हैं वो धीरे धीरे कंडेंस होने की कोशिश करेंगे, मतलब वो लोग वापस थ्रेड लाइक पोजीशन में चले जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो टीलोफेज में क्या होने वाला है, टीलोफेज में पूरी तरह से जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं उनको अपना अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा, खुद के सेंट्रियोल्स मिल जाएंगे, खुद का न्यूक्लियस वापस से बनेगा न्यूक्लियस के अंदर, ओके, और धीरे धीरे वो कंडेंस होंगे, मतलब थ्रेड लाइक पोजीशन में आ जाएंगे। इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, सेल पूरी तरह से बीच में से टूट जाएगा। देखो, 2 सेल्स की बात करते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। अगर एनिमल सेल की बात करोगे तो सेल्स जनरली इन एनिमल बॉडी द सेल्स आर ओवल शेप्ड सॉर्ट ऑफ, ओके। सो सेल्स क्या होते हैं, बीच में से धीरे 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 धीरे, हाथ के ऊपर ध्यान दो तो पता चलेगा, बीच में से धीरे धीरे एक नॉच बनता है और वो नॉच बनने के बाद वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सेपरेट होके 2 सेल्स बन जाएंगे। सो एक ही सेल जिसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होने के बाद धीरे धीरे साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन। सो धीरे धीरे जो लिक्विड है, जो जेल लाइक मटेरियल है साइटोप्लाज्म, वो धीरे धीरे बीच में से पतला होते जाएगा और ऐसे होते 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 एकदम छोटा नॉच बन के इट विल बी सेपरेटेड इनटू 2 सेल्स। दैट इज व्हाट इज साइटोकाइनेसिस। ये एनिमल सेल की बात है, ओके। बट प्लांट सेल में कैसा होता होगा, प्लांट सेल एक्चुअली एक रेक्टेंगुलर शेप का सेल होता है, तो उनमें सेल प्लेट बनती है, ओके। सेल प्लेट कैसे, बॉक्स टाइप सेल होता है, अब धीरे धीरे वो बॉक्स में एक प्लेट बनने को शुरू होगा और प्लेट बन के वो पूरा बॉक्स सेपरेट होगा। सो देयर बी अ प्लेट फॉर्मेशन वुड टेक प्लेस, ओके। वो भी डिवीजन ही है, बट वहां पर एक सेल प्लेट बनेगा एंड देन द सेल्स विल बी डिवाइडेड, ओके। दिस इज माइटोसिस। सो सेल डिवाइड होने के पीछे देखो कितनी सारी चीजें हैं। हम तो हमारे बॉडी में रोज
नंबर ऑफ सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और n नंबर ऑफ सेल्स मरते भी रहते हैं, ओके। बट क्या कभी तुमने सोचा है सेल के पीछे इतना कुछ है जो इतना सब डिवाइड होने के बाद हमारी सेल डिवाइड हो पा रही है, ओके। सो इतने स्टेजेस को कंप्लीट करके व्हेन सेल डिवाइड, सो जस्ट थिंक हमारी बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड। सो दैट्स व्हाई when you study you should think of कि what would be the reason why our body is so much complex, okay। एक बार वापस एक क्विक रिविजन करते हैं। माइटोसिस में हम लोग ने क्या पढ़ा है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, 2 स्टेप्स होते हैं। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। नॉर्मल सेल क्या होती है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस होता है, एक सेंट्रियोल्स होता है और बीच में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, ओके। जब भी सेल प्रोफेज में एंटर करेगी तो प्रोफेज में एंटर करने के टाइम पे सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगेगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगेगा, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो जाएंगे, फिर सारे जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स हैं वो धीरे धीरे डीकंडेंस होकर एक एक्स शेप मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम के शेप में आएंगे। मेटाफेज में क्या होगा, सेंट्रियोल्स पोल्स को पूरी तरह से अपार्ट हो जाएंगे, 2 पोल्स पर आ जाएंगे, सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन में पैरेलल होंगे, स्पिंडल फाइबर्स, फ्लेक्सिबल फाइबर्स बनेंगे जो सेंट्रोमियर को सेंट्रोल से अटैच करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह चला गया रहेगा। फिर एनाफेज में आएंगे, एनाफेज में दोनों तरफ से सेंट्रियोल क्रोमोसोम्स को खींचेंगे तो 2 क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे। फिर आएंगे टीलोफेज में, जहां पर वो पूरा सेपरेशन हो चुका है। हियर every set of chromosome will get their own nucleolus, centriole, nuclear membrane. Same with this, okay. And then cytokinesis, where in animal cell the cell will be broken down into 2 by forming a notch. एक notch बनेगा और फिर 2 cells separate. प्लांट में सेल का प्लेट बनेगा and then the cell will be separate. एक ही क्वेश्चन मुझे तुमसे पूछना है, जस्ट थिंक, मैंने बोला था कि माइटोसिस में अगर 6 क्रोमोसोम्स है तो डिवाइड होके 6 और 6 ही बनते हैं। अब तुम मुझे बताओ, यहां पर तो तुमने सेपरेशन देखे ना, तो आधा आधा हो गया ना क्रोमोसोम, आधे किधर है, ऐसा क्वेश्चन आया होगा। देखो, व्हेन आई से सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसका मतलब दोनों में सेम कंटेंट है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल है, इट वुड बी द सेम, ओके। सो व्हेन यू सेपरेट द क्रोमोसोम या क्रोमैटिड्स, द मैसेज गिवन टू बोथ द सेल्स इज द सेम। तो इसमें जो मैसेज है वही दोनों भी सेल्स में मैसेज होगा। मतलब जेनेटिकली मतलब क्या, जीन्स के बेसिस पे देखोगे तो जेनेटिकली द सेल्स विल बी सिमिलर। तो ऐसा नहीं है हाफ डिवाइड हुआ मतलब इधर 3 चला गया इधर 3, ऐसा नहीं होता है। एक सेल में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेम इंफॉर्मेशन दोनों सेल्स को बाद में मिलते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये है एक पेरेंट सेल और ये है 2 डॉटर सेल्स। Understood this much? Okay. Now you have to just think this. You have to make sure that when you study this, तो you write the points. इसलिए मैंने points लिख के दिए हैं ताकि तुम्हें कोई confusion ना हो. Okay? Study well. Thank you.